वैसे तो जंग किसी के इंटरेस्ट में नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के इंटरेस्ट में हमेशा होती है। जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प की बात की जाए तो उस पर एप्स्टीन फाइल्स का जो एक प्रेशर था, उसने उसको इजीली डाइवर्ट करके ईरान और यूएस की जंग में लगा दिया है। इसी तरह जैसे नेतन्याहू पे जो प्रेशर बढ़ रहा था कि जेनोसाइडल लीडर का, उसने सारा अटेंशन डाइवर्ट करके ईरान और यूएस की जंग में लगा दिया है। तो समझने की कोशिश ये करते हैं कि आप अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने डिसाइड किया कि वी विल अटैक ईरान। was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went pro मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा क्योंकि इजराइल हमला करने जा रहा था और ईरानियन रिटेलिएट करते और अमेरिकन बेसिस पे हमला करते, तो हमने ये सोचा कि चलो हम भी उन पे अटैक कर देते हैं। यानी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्रेटरी ऑन द प्लैनेट अर्थ इज टॉकिंग एब्सोल्यूट नॉनसेंस इन स्टूपिडिटी। क्योंकि आपका एक क्लाइंट है, वो किसी पे हमला करना चाहते हैं, बजाय कि आप उसको रोकें, आपने ये सोचा कि हम क्लाइंट के साथ ही चले जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा एब्सर्डिटी क्या ही हो सकती है, और वो भी इन द टाइम्स ऑफ वॉर। तो 2026 से पहले ईरान और यूएस के बीच में टॉक्स चल रहे थे, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन अचानक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे एक ही रात में 900 से ज्यादा मिसाइल्स गिरा दिए। और रिटेलिएशन तो होनी थी क्योंकि आईआरजीसी ने उसका जवाब देना था, और उस रिटेलिएशन ने पूरी अरब कंट्रीज और ऑल ओवर द मिडल ईस्ट एक शॉक वेव क्रिएट कर दी। क्योंकि उसके बाद ईरान ने यूएस बेसिस हो, इजराइल हो, इराक हो, सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, जहां जहां तक वो टारगेट कर सकते थे उन्होंने टारगेट्स करके वहां पे हेवी डैमेजिंग की। अब सवाल ये है कि ईरान क्या इस जंग में आगे? नो, लेकिन उनके पास स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एटलीस्ट अमेरिकन को एक निगोशिएशन टेबल्स पे ले आए एटलीस्ट, जिसमें सबसे बड़ा जो वेपन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। क्योंकि यहाँ से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई होती है, तो ये एक तरह से उन्होंने वेपन क्रिएट कर दिया है अपने लिए। अगर इससे पहले देखा जाए तो ईरान ने कभी इस तरह से इस चीज़ को ऐसे वेपन यूज नहीं किया था, लेकिन शायद उनको भी अब ये एहसास हो गया है कि उनको न्यूक्लियर से ज़्यादा जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दे सकता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दे सकता है। क्योंकि होता ये है ना कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है तो पूरी दुनिया की जो एक ग्लोबल सप्लाई चेन है, ऑयल ट्रेड है, ये एक बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक शॉक में चली जाएगी। और देखें, जहां बात आती है इकोनॉमी की, ट्रेड की, बिजनेस की, वहां पे किसी ना किसी का स्टेक होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक ही रात में 55 रुपीज पेट्रोल बढ़ गया है, जिसकी वजह से 20% इन्फ्लेशन राइज एक ही रात में आ गया। इमेजिन करें, जो कल चीज आप 100 रुपए की खरीद रहे थे 120 में आपको कल मिलेगी, तो इट्स ऑब्वियस शॉक। और ये जो क्यास होते हैं, ये ऑर्केस्ट्रेटेड क्यास होते हैं, ये कंट्रोल्ड क्यास होते हैं, सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। और यहाँ पे वही हो रहा है। इसी दौरान हमारे यहाँ पीएसएल हो रही है, इंडिया में आईपीएल हो रही है, और इजराइल में कुछ दिनों के बाद एक क्या कहते हैं गे परेड हो जाएगी, ठीक है, अमेरिका में वर्ल्ड कप आने वाला है। सो आम आदमी के लिए इसमें हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि जो पावर्स मैटर करते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे वो पब्लिक ओपिनियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, और वो करते भी हैं और स्मार्टली करते हैं। और नुकसान हर तरफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान का नुकसान हुआ है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो उनका F-15 था, उसके पायलट को जो इजेक्ट करके गिरा दिया था ईरानियंस ने। बाद में उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करके उस पायलट को जो है वो रेस्क्यू किया था। इसी तरह इजराइल की बात की जाए तो उनके 11.5 बिलियन का अभी तक नुकसान जंग में हो चुका है। इसी तरह से अमेरिकन जब तक इस जंग में रहते हैं, एवरी डे दे आर स्पेंडिंग $1 बिलियन ऑन दिस यूजलेस वार। देखें, स्टेक्स इस वार में सिर्फ इजराइल के हैं, क्योंकि दे थिंक दैट ईरान इज द एक्जिस्टेंशियल थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी। और अगर इसी लॉजिक को हमने ट्राई करना है तो ईरान भी यही कहता है कि दैट इजराइल इज अ थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी और आवर एग्जिस्टेंस। तो बात दोनों तरफ से एक ही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है
वो तो आम आदमी का हो रहा है, कैजुअलिटीज हो रही है। अभी तक 13,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हो चुकी हैं। लाखों लोग जो हैं वो डिस्पर्स हो चुके हैं, घरों से बेदखल हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। दुबई जो इकोनॉमिक हब कहा जाता है, एक इकोनॉमिक कॉन्शियस कहा जाता है उसको, और इकोनॉमिक सेंटर कहा जाता है, इकोनॉमी की ग्रेविटी उसको कहा जाता है, इट्स डिक्लाइनिंग। स्पेकुलेटिंग दैट कि यार ये तो किसी कहीं और से आ रहा है बिकॉज यूएई इज वेरी क्लोज टू इजराइल। बट अगेन एक 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 रीजन तो क्रिएट हो गई ना वार की वजह से, हम उस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि एक रीजन आपने क्रिएट कर दी कि ये इस वजह से हम आपसे वापस ले रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई है जिसपे हम बहुत सारे लोगों की नजर नहीं है वो ये है कि 170 मासूम बच्चियों को इसमें मार दिया गया है। एक स्ट्राइक हुई इजराइल और यूएस की तरफ से जिसमें 170 स्कूल की बच्चियां, मासूम बच्चियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो वार में कैजुअलिटीज तो हमेशा मासूम ही होते हैं। हालांकि ये एक वार क्राइम है कि आप औरतों, बच्चे और खवातीन पे मतलब आप नहीं हमला कर सकते जंग के आराम पे, लेकिन फिर भी हुआ, कैजुअलिटीज हो रही हैं। अब बैकडोर चैनल्स राब्ते तो हो रहे हैं, पाकिस्तान ने स्टेट सेट किया, इस्लामाबाद टॉक्स करवाए, बट व्हाट वाज द रिजल्ट? देयर वाज नो रिजल्ट। The most important factor in this conflict is Israel, and he is not on the table. He does not want to be on the table. That means the conflict will go on. Rather, it somehow saturates. ऐसा नहीं होने वाला because America has no stake in this war. They are in this just because of Israel, because Israel has dragged them. क्योंकि Secretary of State ने टेलीविजन पे आके ये कह दिया कि हमने इसलिए हमला किया था क्योंकि हमारा एक क्लाइंट स्टेट जो उसने सोचा हमला कर देते हैं और हमने सोचा कि ये कर देंगे इसलिए इससे पहले अच्छा है कि हम ही कर दें। यानी दैट्स स्टूपिडिटी, दैट्स द नेचर ऑफ वर्ल्ड लीडर्स एज ऑफ नाउ। और जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो किया है। एटलीस्ट दे हैव मैनेज्ड टू ब्रिंग द सीज फायर बिटवीन ईरान एंड यूएस, जो कि 2 वीक के लिए था, उसमें भी ब्लॉकआउट की जैसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और ईरानियंस ने जो माइंस बिछाए हुए हैं वाटर के अंदर, वो उस पर भी बात हो रही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट नाउ बिकॉज दे डोंट वांट टू ड्रैग दिस वॉर एनीमोर। Probably they would have already bombed the Iran. They would have not waited this because we know that when American wants to bomb you, they don't think about, they will. तो जैसे सिचुएशन डेवलप होती जाएगी इसमें क्राइसिस ही हैं, इन्फ्लेशन का क्राइस आएगा, एनर्जी का क्राइसिस आएंगे, ट्रांसपोर्ट के क्राइसिस आएंगे, अफोर्डेबिलिटी का क्राइस आएगा। मतलब एक नेचुरल कियोस है। इस जंग के बाद जो इसके आफ्टर शॉक्स होंगे दे आर नेचुरल एंड देन एवरीवन हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज वॉर बेनिफिट्स सम बट डिस्ट्रॉयज मेनी। तो उन मेनी में से हम सारे हैं, हम सारे उस मेनी में शामिल होते हैं। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट गोज। We'll keep an eye on this. Thank you.